Hello everyone, hello and welcome to the UGC नेट इकोनॉमिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो है रिवीजन सीरीज चल रही है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आपका 7th यूनिट जो है मनी एंड बैंकिंग आता है। ठीक है, तो वही यूनिट हम आज उसी के प्रीवाइक्यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इस एग्जाम में, मतलब मनी एंड बैंकिंग के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो है दोस्तों, हम और भी बहुत सारे यूनिट्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड इकोनोमेट्रिक्स, देन आपका जो है पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये सारी यूनिट्स जो है कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो अभी इसके बाद, इस सेशन के बाद जो है, आप जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारी कंटेंट जो है अवेल कर पाएंगे। वहाँ पे जाके आप देखिए, वो सारी चीज़ें भी मैंने कवर की हुई हैं और आपको समझाई हैं किस तरीके से आप क्वेश्चंस को डील करोगे, उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ, उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अप्रोच कैसे लगानी है आपको क्वेश्चन को करते समय, सॉल्व करते समय, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। तो उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैंने जो है 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है अंडर यूजीसी नेट कैटेगरी, एंड देन बैंकिंग बिजनेस के लिए भी मैं क्वालिफाइड हूँ IIBF के द्वारा। IIBF मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप गूगल करके इसको सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ M1। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनी सप्लाई के कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछी गई है। यहाँ पे पूछा है M1 की कंपोनेंट कौन सी नहीं है, M1 के अंदर कौन कौन सी चीजें नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आता है, वो आपको पता है। M1 के अंदर करेंसी है, कौन सी जो है कंपोनेंट इसकी नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्यों? क्योंकि करेंसी विथ पब्लिक ट्रैवलर्स चेक एंड डिमांड डिपॉजिट जो है इसके अंदर आ जाएगा। ट्रैवलर्स चेक्स क्यों आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड की हुई हैं। यहाँ पे देखिए, रिजर्व मनी किसको कहते हैं। M0 जो है वो रिजर्व मनी होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर मनी एंड मॉनेटरी बेस। इसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं और हाई पावर मनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये टोटल रिजर्व होता है किसमें, हमारे मतलब RBI के पास हमारी जो है मनी फ्लो, टोटल मनी की रिजर्व क्या है, कितनी क्वांटिटी में मनीज जो है सर्कुलेशन में है, वो जो है रिजर्वेशन जो वो क्या फॉर्म करती है, हाई पावर मनी फॉर्म करती है और मॉनेटरी बेस बनाती है। उसको हम M0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, M0 करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI। बैंकों का जो डिपॉजिट होता है RBI के पास, सर्कुलेशन में कितना मनी है, और अदर डिपॉजिट्स विद RBI, इट इज द मॉनेटरी बेस ऑफ द इकोनॉमी। तो मॉनेटरी बेस के बारे में आपको पता चल गया, ये क्या होता है, सर्कुलेशन में कितनी मनी है, कमर्शियल बैंक्स RBI के पास कितना डिपॉजिट रखे हुए हैं, और अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, ये सारे क्या फॉर्म करते हैं, मॉनेटरी बेस फॉर्म करते हैं। फिर आता है नैरो मनी। नैरो मनी क्या होता है दोस्तों, M1 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। सो डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। सो करंट अकाउंट आपको पता है, जो आप ट्रांजेक्शन करते हो डेली बेसिस में, वो करंट अकाउंट होता है। सेविंग डिपॉजिट्स में कुछ अमाउंट तक आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M2 is equals to M1 plus savings deposits of post office savings बैंक। ठीक है, सो M2 is equals to M1 plus saving deposits with post office saving banks। ये आपका M2 है। M1 आपका देखिए नैरो मनी, जब नैरो मनी से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, कंपोनेंट्स दिए गए होते हैं और कौन सा नैरो मनी है बोल के आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। सो M1 इज द नैरो मनी। ब्रॉड मनी M3 इक्वल्स टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम। सो M3 इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ब्रॉड मनी के अंदर जो है M1 ये वाला
M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम जो है आपका आता है, ठीक है। M4 M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। So M4 equals to M3 plus all deposits with post office savings. So ये आपके मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे आपका जो है कमर्शियल पेपर जो है इसका कंपोनेंट नहीं होगा M1 का। यहाँ पे करेंसी ट्रैवलर्स चेक्स क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि ये नियर मनी है। ट्रैवलर्स चेक्स को भी आप मनी की तरह यूज कर सकते हो। आप कहीं पे भी लिख के दे दोगे तो वो एक्सेप्टेबल है, कहीं पे भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। So first, second and fourth is the component of M1, but commercial paper is not the component of this. क्लियर है दोस्तों सभी को? फर्स्ट क्वेश्चन कि इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, which of the followings are correct in case of money market in India? मनी मार्केट के केस में कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है आपको बतानी है। Commercial bill is a short-term instrument with high risk. Treasury bill is an instrument of short-term borrowing by the government with absence of default risks. RBI uses refinance to relieve liquidity shortage in the system. The RBI has switched over from daily fixed rate repos auction system to discriminatory price auction repos. यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पे पढ़ के ही यहाँ पे थोड़ा सा गलत सा देखने से ही पता चल रहा है। देखिए, RBI has switched over from daily fixed repo rate auction system to discriminatory price auction system. देखिए, फिक्स रेपो रेट सिस्टम ही अभी चल रहा है, अभी कोई डिस्क्रिमिनेटरी हमारी जो है रेपो रेट सिस्टम जो है गवर्नमेंट की RBI की, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होती, वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच ओवर किया गया है बोल रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आप डी जहाँ कहीं भी है इसको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये फिक्स बेसिस में होता है। सारी कमर्शियल बैंक को जो रेपो रेट लिया जाता है, जब भी कमर्शियल बैंक्स लोन लेती हैं RBI से, तो रेपो रेट उनसे चार्ज की जाती है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की जाती है, जिसको रेपो रेट बोलते हैं, और वो शॉर्ट टर्म बेसिस में होती है। तो वो फिक्स्ड होती है सारे कमर्शियल बैंक के लिए, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होती। दूसरे एक बैंक के लिए इतना और दूसरे बैंक के लिए कुछ और अमाउंट नहीं होता, तो वो फिक्स्ड होती है। तो डी को एलिमिनेट करके आपका जो है आंसर यहाँ पे आ रहा है बी, सी और ई जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे किसी एक अगर गलत क्वेश्चन को आप चूज कर लेते हो तो आपको सही आंसर जो है सामने निकल के आ जाएगा। आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। कोई गलत हुआ उसको एलिमिनेट करो, उसमें जो भी जहाँ पे भी वो दिखाई दे रहा है उसको एलिमिनेट करना है, बस इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे देखिए थर्ड इज योर राइट आंसर। यहाँ पे कमर्शियल बिल्स के बारे में मैंने कुछ बताया हुआ है। देखिए, कमर्शियल बिल इज ए शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल and self-liquidating instrument used in the money market to finance credit sales. It is also known as a bill of exchange. Commercial bills are used by companies to get advance payment for invoices raised after making sales to customers. They are issued for financing medium term needs. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर कमर्शियल बिल, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोल देते हैं। ये किस लिए यूजफुल है? ये कमर्शियल बिल है जिसके तहत कि क्या करते हैं, जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट कोई कस्टमर खरीदने चाहता है, ठीक है, तो वहाँ पे कमर्शियल बिल प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो जो बिल है लेटर ऑन किसी बैंक में जाके डिस्काउंट की जा सके, मतलब एक्सचेंज की जा सके, उससे आप जो है मनी विड्रॉ कर सकते हो। ए कमर्शियल बिल इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज ड्रॉन अप बाय वन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अनदर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से एक एडवांसली जो है डील करता है कैपिटल प्रोडक्ट्स पे, जिसके तहत जो है वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बाद में जाके बैंक से विड्रॉ कर लिया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। इट इज ए कॉमन इंस्ट्रूमेंट इन द मनी मार्केट एंड इट इज यूज्ड इन क्रेडिट सेल्स एंड परचेज। तो पहले से खरीद लेना डील करके और फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देना दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो बाद में उसको लिक्विड फॉर्म में ऐसे निकाल सके फ्रॉम द बैंक्स। कमर्शियल बिल्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिल्स एंड एकोमोडेशन बिल्स। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स पढ़ सकते हो दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट से आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इसको, और भी ज़्यादा अगर आपको जानना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, ठीक है।
इसका एक्चुअली मैच्योरिटी पीरियड जो है 90 डेज का होता है, ठीक है। इसके बारे में और भी ज़्यादा आप जान सकते हो गूगल में सर्च करके, ये 90 डेज की इसकी मैच्योरिटी पीरियड रहती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मैच लिस्ट आई विथ लिस्ट डबल आई। क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं और उनके ईयर, तो हमें मैच करना है कौन से ईयर में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई है। देखिए दोस्तों, नाबार्ड जो है, नाबार्ड आया था आपका, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है आप सभी बताइए, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा मुझे। ये 1982 में आया था। फिर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, ये आया था आपका 1955 को। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब बना था, कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था आपका 1964 में। एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, ये कब बना था, ये आपका 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो अब मैच करिए, ए में देखिए, AI भी देखिए, एक को ही आप अगर मैच करते, नाबार्ड का ही आपको अगर पता होता कि ये 1982 में आया था, तो आप इसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, क्योंकि बाकी में आई भी नहीं दी गई है एक की जगह पे, ठीक है। तो किसी एक को भी आप क्लिक करते हो तो आपको आंसर की मतलब आपको आंसर मिल जाती है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। बाकी में आप मैच भी नहीं करके इसको इजीली देख के आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि कौन से ईयर में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी। और फिर IF, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये आपका जो है सही आ गया यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे मैच किया था हमने, ठीक है। सो इसकी इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी आप पढ़ लेना दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, ईयर भी उनकी पढ़ लेना, और किस कमेटी के अंडर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी। नाबार्ड कौन से कमेटी के अंडर एस्टेब्लिश हुई थी, ज़रा बताना। अगर आपको पता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पिन करूँगा देख के, ठीक है। मैं फिर भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये सिबरमन कमेटी के अंदर, सिबरमन, ठीक है, सिबरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये जो है ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1982 को, ठीक है। क्लियर है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिसी रेट्स। देखिए दोस्तों, पॉलिसी रेट से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। RBI की साइट में जाके आप इन पॉलिसी रेट्स की करंट डाटा चेक कर सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको, मान लीजिए ये 2022 का पूछा गया था आपको क्वेश्चन में, ठीक है। 31 12 मंथ एंड 2022 का डेटा आपसे पूछा गया है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको वहाँ पे अरेंज करने थे, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका फर्स्ट जो है इसका SLR आएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देन आपका आता है बैंक रेट, देन आपका आता है रेपो रेट, देन CRR एंड फर्स्ट SLR, ठीक है। देन सेकेंड बैंक रेट, थर्ड रेपो रेट, फोर्थ आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एंड देन फिफ्थ आपका रिवर्स रेपो रेट। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको अरेंज करना हो तो पहले क्या आएगा, SLR मैंने बताया, फिर बैंक रेट बताया, सो DBA एंड देन CRR, देन रिवर्स रेपो रेट। सो इसके अकॉर्डिंग जो है ये करंट डाटा भी आप इसकी जाके चेक कर लेना, इसका करंट भी पूछ लेते हैं। मतलब आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओ उसके 1-2 दिन पहले करंट डाटा चेक कर लेना कि क्या इसकी डेटाज हैं। ये RBI के साइट में आपको करंटली अपडेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है जाननी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। SLR क्या होता है, कोई भी बैंक जो है अपने पास जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व रखता है फॉर द पर्पस, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। उस वो SLR से जो है ट्रांजेक्शन्स नहीं करता, वो लोन नहीं देता, ठीक है, इस अमाउंट से। सो द अमाउंट ऑफ मनी विच आर केप्ट विद द
कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एज रिजर्व रहता है, इससे जो है कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं देते, ठीक है। फिर क्या होता है CRR। CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। सारे कमर्शियल बैंकों को क्या करना पड़ता है, RBI के पास जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रिजर्व करके रखना पड़ता है, ठीक है। CRR कैश रिजर्व रेशियो। सो वो सर्टेन अमाउंट उनको एज अ सिक्योरिटी और सिक्योरिटी पर्पज से बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होता है टू रन द बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। सो दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट में जो है कमर्शियल बैंक्स RBI से लोन लेता है फॉर द लॉन्ग टर्म और विदाउट कोलेट्रल। कोलेट्रल के बिना जो है कमर्शियल बैंक जो है RBI से लोन लेती हैं। कोलेट्रल मतलब क्या? जब भी कोई सिक्योरिटी किसी बैंक के पास, जब भी आप, मैं इसको सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब भी आप किसी पर्सन के पास लोन लेने जाते हो, मतलब इलीगल तरीके से बोल लो, या फिर किसी जमींदार के पास आप जब लोन लेने जाते हो तो वो सिक्योरिटी के बेसिस में कुछ मांगता है आपसे, तो उसी को कोलेट्रल बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बैंक रेट के अंदर जो है किसी भी कमर्शियल बैंक को RBI से लोन लेने के लिए कोई कोलेट्रल देना नहीं पड़ता, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और बैंक रेट के बेसिस पे वो RBI से जो है लोन ले सकता है कोई भी कमर्शियल बैंक। रेपो रेट जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जब कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है, गिविंग सिक्योरिटीज, यहाँ पे सिक्योरिटी देता है और ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। रेपो रेट जो है सिक्योरिटीज देनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को, RBI को, और ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, इसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। और फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब जब RBI कमर्शियल बैंक से लोन लेता है विद गिविंग सिक्योरिटीज, RBI सिक्योरिटीज दे के कमर्शियल बैंक से जो है लोन लेता है, कौन से रेट में? रिवर्स रेपो रेट में। तो ये सारी बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स हैं दोस्तों, जो कि मेंटेन करना पड़ता है RBI के साथ कमर्शियल बैंकों को, ठीक है। और SLR अपने आप खुद के साथ जो है सारे कमर्शियल बैंक जो है अपने से कुछ सर्टेन अमाउंट रिजर्व करते हैं, उसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोल देते हैं, ठीक है। सो इनके बारे में आप थोड़ा और भी डिटेल पढ़ लेना अच्छे से, जाके ये चीज़ें आप लिख भी लेना अपने कॉपीज में नोट बना के। ये यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और इसका आंसर था 4th। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हा कमिटी 1991। देखिए नरसिम्हा कमेटी जो है ये बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी है, इसी वजह से ये बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग के अंदर आता है, ठीक है। और भी बहुत सारी कमिटीज़ हैं जो कि मनी एंड बैंकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, उनको भी जाके आप पढ़िएगा। जैसे कि कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पर रीजनल रूरल बैंक आई, कौन सी कमेटी के अंडर जो है RBI एस्टेब्लिश हुआ, कौन सी कमेटी के अंदर जो है नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें आपको जो है पूछ ली जाती हैं। तो इसीलिए ये उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं पढ़नी। एक था 1991 में नरसिम्हा कमेटी आया था, और एक 1998 में भी नरसिम्हा कमेटी 2 आई थी, ठीक है। नरसिम्हा कमेटी 1 1991 में, और नरसिम्हा कमेटी 2 1998 में आई थी। तो इसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या है पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1991 के रिकमेंडेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कमेटी ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम, नरसिम्हा कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। अगस्त 14 1991 को ये नरसिम्हा कमेटी अपॉइंट की गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा, जबकि वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। द कमिटीज रुपीज वॉज पर्पज वॉज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। सम ऑफ द कमिटीज रिकमेंडेशन इंक्लूड, यहाँ पे किन किन चीज़ों पे बात की गई? रिड्यूस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। अभी अभी मैंने आपको बताया SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, तो उसको रिड्यूस करने के बारे में बात की गई। इज द बैन ऑन न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, तो जो बैन लगा दी गई थी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में, उसको ईज कर दी गई, मतलब कुछ हद तक रिड्यूस कर दी गई उस बैन को। एबोलिशिंग द ब्रांच एक्सपांसन लाइसेंस पॉलिसी, सो एबोलिश कर दिया गया ब्रांच एक्सपांसन लाइसेंस पॉलिसी को, बैन कर दिया गया, उस टाइम एबोलिश कर दिया गया, ताकि और भी ब्रांचेस ना खुल पाएँ, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपांड ना कर पाएँ, इसलिए ब्रांचेस की एक्सपांसन की लाइसेंसिंग को एबोलिश कर दिया गया था।
अलाउ बैंक्स टू बी फ्री एंड ऑटोनोमस, बैंक्स को फ्री और ऑटोनोमस होने के लिए अलाउ कर दिया गया। अवॉइड ओवर रेगुलेशन एंड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ओवर रेगुलेशन और ओवर एडमिनिस्ट्रेशन को अवॉइड किया गया, मतलब डीरेगुलेट किया गया वहां पे, ठीक है। सिलेक्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेस्ड ऑन मेरिट्स, सो मेरिट बेसिस पे चीफ एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए कहा गया। नेशनल रिकॉग्निशन ऑफ 8 to 10 बैंक्स नेशन वाइड, यहाँ पे नेशनलाइज करने की बात की गई थी। 8 या 10 बैंकों को नेशन वाइड में रिकॉग्निशन मिलना चाहिए बोल के बोला गया था। रिड्यूस एनपीए, एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 3% तक रिड्यूस करने की बात की गई 2002 तक। ये 1991 में आया था और 2002 तक इसको 3% जो है रिड्यूस करने के बारे में बात की गई थी। क्रिएट एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन फंड्स और एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, सो एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड्स और एसेट कंपनीज को क्रिएट करने के बारे में बोला गया। क्रिएट रीजनल रूरल बैंक, देखिए इसके अंदर जो है नरसिम्हा कमेटी 1 के अंदर रीजनल रूरल बैंक को भी एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों आपको इसको करेक्ट कर लेना है। सारी चीजें यहीं से देखिए क्वेश्चन बन के आएंगी। तो रीजनल रूरल बैंक किसके अंदर क्रिएट करने के लिए बोला गया? नरसिम्हा कमेटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या पूछा है, रिकमेंडेशन कौन कौन सी हैं आरबीआई का, मतलब नरसिम्हा कमेटी 1 की, वो सारी चीजें यहाँ पे देखिए। फर्स्ट क्या बोला है? डी रेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, सही बात है। डी रेगुलेशन के बारे में मैंने बताया वहाँ पे, ये आपका जो है डी रेगुलेशन के बारे में बात करता है। अवॉइड ओवर रेगुलेशन और ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यहाँ पे देखिए रिड्यूस करने की बात भी की गई थी एसएलआर और सीआरआर को। तो डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, ठीक है। नीड फॉर ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी बात वहाँ पे हमने अभी तक नहीं देखी, तो बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ पे बी है ये कैंसिल हो गया। परमिट्स ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट, नो, ओनली प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं की गई थी यहाँ पे, तो सी भी गलत हो गया, तो सी को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। आपका राइट आंसर जो है निकल के आ जाएगा, ए, डी और ई जो है आपके राइट आंसर है। डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, फ्रीडम टू अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिसर ऑफ द बैंक, अभी अभी हमने पढ़ा। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स भी इम्प्लीमेंट उसमें की गई थी। तो यहाँ पे ए, डी और ई जो है आपका राइट आंसर है, थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आया सारी चीजें। और नरसिम्हा कमेटी से रिलेटेड और भी डिटेल्स आप पढ़ लीजिए और बाकी कमेटीज के बारे में भी पढ़ना ना भूलिएगा। सिक्स क्वेश्चन पे क्या पूछा है यहाँ पे? टेलर्स रूल, यहाँ पे टेलर्स रूल क्या बोलता है? टेलर रूल्स किसके बारे में है? हाउ मॉनेटरी अथॉरिटी सेट्स इंटरेस्ट रेट इन रेस्पॉन्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाउ मॉनेटरी अथॉरिटी मेंटेन्स बैंक रेट, हाउ मॉनेटरी अथॉरिटी मेंटेन्स एक्सचेंज रेट, हाउ गवर्नमेंट डिसाइड्स द टैक्स रेट टू इंक्रीज द टैक्स बेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? टेलर रूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैंने कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की है। The Taylor rule is a formula that describes the relationship between a central bank's policy rate, inflation and economic activities. So central banks की policy rates जो interest rates होती हैं, inflation और economic growth के बारे में ये उनमें relations को describe करता है Taylor rule. It was developed by economist John Taylor in 1993. ये कब develop की गई थी? 1993 में John Taylor के द्वारा। So Taylor rule क्या कहता है? Taylor rule states that the Federal Reserve should raise interest rate when inflation is high and employment is at its high level. Lower interest rates when employment levels and inflation rates are low. Lower interest rates when gross domestic products decline. तो कब कब इंटरेस्ट रेट को राइज की जाएगी? जब इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट हाई होगा तब इंटरेस्ट रेट को राइज की जाएगी, बढ़ा दिया जाएगा। जब एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का लेवल कम होगा तो इंटरेस्ट रेट को लोअर कर दी जाएगी। और जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी कंट्री की जीडीपी जब डिक्लाइन होने लगे तो इंटरेस्ट रेट को लोअर करने की बात की गई थी टेलर रूल में। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? हाउ मॉनेटरी अथॉरिटी सेट्स इंटरेस्ट रेट्स इन रेस्पॉन्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी।
यही बात यहाँ पे हमें उसी के बारे में पढ़ा ना, तो आपका फर्स्ट जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ गया। फिर आपका 7th क्वेश्चन बोला है पिलर 1 ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स फोकस ऑन। बेसल नॉर्म क्या होता है, ये बैंकिंग, ये वर्ल्ड वाइड जो है बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ये नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं दोस्तों। बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3 नॉर्म्स अभी करंट जो है बेसल 3 नॉर्म्स और उसके 3 पिलर्स हैं। तो ये फर्स्ट पिलर में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो पूछा है आपसे। तो फर्स्ट पिलर में दोस्तों क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कैपिटल एंड रिस्क कवरेज आती है। ए और बी जो है आपके राइट आंसर है। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स प्रोवाइड की गई हैं कर दी हैं उसके रिलेटेड। ये बेसल 3 नॉर्म्स के 3 पिलर्स हैं, ठीक है। पिलर 1 में देखिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन को देखता है, ठीक है। सो पिलर 1 में क्या क्या चीजें आती हैं वहां पे ऑप्शन में देखिए क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कैपिटल के बारे में बात की गई थी और वहां पे रिस्क कवरेज, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रिस्क कवरेज के अंदर भी आता है, ठीक है। सो वो दो चीजें यहाँ पे मेंशन है, क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कैपिटल एंड रिस्क कवरेज। कंटेनिंग लिवरेज, रिस्क मैनेजमेंट, सुपरविजन, ये सेकेंड पिलर का पार्ट है। ये लिवरेज भी सेकेंड का पार्ट है और मार्केट डिसिप्लिन हमारा थर्ड पिलर का पार्ट है। सो ए और बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7th का फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आया। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट। देखो दोस्तों क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है, ओल्डेस्ट से लेके हमें जो है न्यूएस्ट में इसको अरेंज करना है, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ओल्डेस्ट है और कौन सी अभी न्यूली एस्टेब्लिश्ड हुई है, वो सारी चीजों को नजर में रख के उसके अकॉर्डिंग हमें जो है इसका आंसर देना है। देखिए हमने पढ़ा था वहां पे, अभी हमने पढ़ा था आईसीआईसीआई का ईयर कौन सा था, 19, ये आपका 1955 में आया था, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक। फिर नाबार्ड कब आया था, ये आपका जुलाई 1982 में आया था, ठीक है, जुलाई 1982। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948, अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले में जो मैचिंग वाली लिस्ट थी उसमें। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इसका पहला अर्लियर नेम था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ये 1971 में सेटअप किया गया था और बाद में इसको जो है 1985 में क्या कर दिया गया था, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया नाम से नामित कर दिया गया था, ठीक है। सो इसका फर्स्ट नेम था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब ये सेटअप हुआ था 1971 को। एक्सिम बैंक कब आई थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका जनवरी 1982 को आई थी, ठीक है, ये आपका जैन 1982। अब इसकी क्रोनोलॉजी देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्या आएगा, सबसे पहले आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 को आया था। तो सी जो है आपका फर्स्ट, यहाँ पे देखिए यहीं से आपका जो है आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी किसी में भी सी फर्स्ट नहीं है तो बाकी सारे वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो इसी से आपका आंसर आने वाला था अगर आपको पता होता तो। फिर भी बाकी चीजें भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट आया 1948 में। देन ए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1955 में सेकंड ए, ठीक है। फिर थर्ड कौन सा आ जाएगा हमारा, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1971 में आया था। सो ये थर्ड हो जाएगा। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये जनवरी 1982 और ये नाबार्ड जो है जुलाई 1982। तो जैन वाला पहले आएगा, सो ई इज फर्स्ट एंड देन वी, नाबार्ड जो है देन जुलाई 1982 में आया था। सो सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग जो है आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्रोनोलॉजी सेट करना मत भूलिएगा। किसी भी ट्रिक से जो है आप इसकी ईयर्स और उसके ऑर्गेनाइजेशन और उनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट जो है जरूर से पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और कॉमिटीज़, मनी एंड बैंकिंग में कॉमिटी और ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। और जो है रेट्स, पॉलिसी रेट्स जरूर से पढ़िएगा। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मनी एंड बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है दोस्तों, तो जरूर से ये सारी चीज़ें पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले सीरीज में मैं जो है आपके लिए एनवायरनमेंट और हमारा जो है इंडियन इकोनॉमी बस रह गया है, उसको हम देखेंगे और उनके क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। इसको आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे फ्रेम होके आ रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, ताकि उनको भी जो है मदद मिल पाए यहाँ से कुछ ना कुछ, और वो अपने प्रिपरेशन की लेवल को थोड़ा सा बूस्ट कर पाए। सो थैंक यू।